जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा नेक्स्ट मॉडल पेपर है, जो कि इसमें कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के भी हैं और कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी हैं, दोनों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत जल का क्या महत्व है। तो हमारा क्वेश्चन है भूमिगत जल का क्या महत्व है। जो हमारा भूमिगत जल होता है, हमारी भूमि के अंदर होता है जो जल, उसे भूमिगत जल कहते हैं। जो हमें भूमि के अंदर से प्राप्त हो, चाहे वो नल के माध्यम से प्राप्त हो, चाहे कोई ना कोई समरसेबल के माध्यम से प्राप्त होता है, भूमिगत जल ही प्राप्त होता है। कुआं, ये सारी चीज़ें हमें भूमिगत जल से ही मिलती हैं। तो भूमिगत जल मानवता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हमारी अस्तित्व यानी जो हम पानी पीते हैं, आज के दौर में जो हम पानी यूज करें, भूमिगत जल का ही यूज करें पीने के लिए, और हम सिंचाई के लिए हर एक चीज़ पे जो हमारे जल की आवश्यकता है, सब हम भूमिगत जल पे ही किस पे हैं, निर्भर है। तो मानवता कह सकते हैं कि ये मानवता के लिए, हमारी मानवता के अस्तित्व के लिए भूमिगत जल ही आवश्यक है। भूमिगत जल जीवित रहने के लिए, भाई पीने के लिए, चाहे फसल उगाने के लिए, कुछ भी कह सकते हो, फसल उगाने के लिए, मशीनरी का उपयोग करने और जीवन को आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक है। क्योंकि पहले लोग जाते थे कि भूमिगत जल, आप पहले नदियों में पानी भरने जाते थे, तब उतना आविष्कार नहीं था उस भूमिगत जल का निकालने का। अब क्या हुआ, नल है, मोटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से वो जल को निकाला जाता है और उस जल का उपयोग किया जाता है। तो वही चीज़ है कि आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक है। मानव को वर्षा तथा धरातलीय सतह से प्राप्त होने वाले जल की तुलना में, जो बारिश से हमें जल प्राप्त होती है और जो धरातल, जैसे जो हमारी नदी वदी का जल है, उसकी तुलना में अधिक स्वच्छ जल हमें और शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भूमिगत जल से मिल जाती है। इसलिए मनुष्य भूजल पर अत्यधिक निर्भर रहता है या फिर अधिक निर्भर रहता है। क्योंकि नदियों का पानी, अगर ठहराव है पानी तो वो थोड़ा गंदा रहेगा, अगर बहाव वाली पानी है तो साफ़ रहेगी थोड़ी। और क्या पता नदी किसी गांव से कितना दूर है, अगर भाई जल की ज़रूरत है तो जाना तो पड़ेगा कहीं भी। तो अगर भूमिगत जल का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आप कहीं नल कूप कहीं पे भी आप जाके आप उस भूमिगत जल का उपयोग कर सकते हैं। नल के माध्यम से उसे ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, मोटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। यानी आपका कोई ना कोई तरीका होना चाहिए निकालने वाला, जिससे आप उसका उपयोग कर पाएँ। तो हमारा भूमिगत जल ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है। ये जो दूरदृष्टि दोष है, तो दूर से आप याद रखिएगा, जो चीज़ें हमें, दूर का उल्टा, ठीक है, दूर का उल्टा हमें सोचना है कि जो चीज़ें, जैसे दूरदृष्टि दोष कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए। दूरदृष्टि दोष अगर कह रहा है, दूरदृष्टि दोष, एक मिनट, दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष है अगर हमें, तो हमें क्या होगा, उसमें नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखेगी। नज़दीक की चीज़ें, नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखेंगी। नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखेंगी। अगर हमारा निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, तो इसमें दूर की चीज़ें हमें साफ नहीं दिखेंगी। उसमें हमें दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखेंगी। यानी उसका अपोजिट, अगर दूर दृष्टि दोष कह रहा है तो मतलब समझ जाइए कि उसे नज़दीक का, उसे देखने में दिक्कत हो रहा है। अगर निकट दृष्टि दोष है उसे, तो समझ जाइए कि उसे दूर का देखने में दिक्कत हो रहा है। तो इसमें हम इस प्रकार का लेंस, दूर दृष्टि दोष में अगर हमें नज़दीक का दिक्कत है, तो हम इस प्रकार का लेंस जो बीच में उभार होता है,
यानी जैसे रोटी फूली हुई होती उस प्रकार का हम प्रयोग करते हैं। और अगर हमें दूर की अगर दिक्कत है तो हमें इस तरीके से, जो बीच में गहराई होता है और साइड में मतलब उभरा होता है, उस टाइप का लेंस प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाए। इस दोष में जो होता है इस दोष में दूर पर रखी वस्तुएं ठीक से दिखाई दे देती हैं हमें। जो दूर होगा, ठीक है, वो हमें वस्तुएं साफ साफ दिखाई देंगी, परंतु नज़दीक की वस्तुएं जो होंगी उनका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे भाग में बनेगा, जिसके कारण रेटिना पे ना बन करके उसके पीछे भाग जब बनता है तो वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। हमारा जो प्रतिबिंब बनना चाहिए दोनों में रेटिना पे ही बनना चाहिए, और जब रेटिना पे नहीं बनता, रेटिना के पीछे बनती है, तो हमें वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इस दोष को दूर करने के लिए एक उपाय है, उस उपाय का नाम है उत्तल लेंस, यानी चश्मा लगाते हैं या फिर आंखों में लेंस डलवा लेते हैं, उत्तल लेंस होता है, उसका उपयोग किया जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, उस लेंस की वजह से कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा नेत्र का लेंस है, इस लेंस पे, ठीक है, ये प्रकाश पड़ रही है, कोई चीज़ें प्रकाश के माध्यम से हमारी आंखों पे जाती है। आप सबको पता है कि हम जो देखते हैं, हम सारी चीज़ें जो देखते हैं हमारा प्रकाश के माध्यम से ही देखते हैं। हमारी आंखें वो सिग्नल्स ब्रेन को भेजती हैं, उसके वजह से हम देख पाते हैं। तो उसमें फिजिक्स भी है और बायो भी है देखा जाए तो इसमें अब यहाँ पे हमें उसका फिजिक्स देखना है कि क्या कह रहा है ये, कि अगर ये दोष है तो इसमें जैसे ये प्रकाश, जिस चीज़ पे प्रकाश, जैसे आप किसको देख रहे हैं, आप कोई आपके सामने कोई चीज़ रखी, कोई बुक रखी हुई है, तो बुक पे प्रकाश गई होगी, क्योंकि उस बुक का कोई एक अपना कोई चमक नहीं है। तो अपना कोई चमक नहीं है तो वो किसी के माध्यम से वो चमक रही है। किसके माध्यम से? प्रकाश के माध्यम से। अंधेरे में अगर कोई चीज़ रखी है तो वो नहीं दिखेगी, उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तभी वो दिखेगी। ध्यान से समझिएगा इसके पीछे का रीजन। तो एक बुक पड़ी है और वो बुक पड़ी है, उसका कोई प्रकाश नहीं है, स्वयं का प्रकाश, तो किसके माध्यम से वो दिख रही है हमें? वो चमक जो रही है, पहले ये दिखी, वो चमक किसके माध्यम से रही है? अगर दिन है तो वो सूर्य की रोशनी से, अगर रात है तो आप बल्ब जलाए हुए हैं या फिर कोई कैंडल जलाए हुए, उसकी वजह से वो दिख रही है। तो कैंडल का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें वो बुक दिख रही है। तो वो प्रकाश जो पड़ रहा है वो प्रकाश हमारी आंखों पे जाता है, हमारी आंखों की इस पे पहले लेंस से होकर के गुजरेगा हमारे रेटिना पे, और रेटिना को, ठीक है, छोड़कर उसके पीछे यहाँ पे उसके पीछे जाके बनने लगती है। देख लो, उसको छोड़कर उसके पीछे जब जाके बनने लगेगी, यानी हमारा रेटिना यहाँ होना चाहिए, रेटिना हमारा जो प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ बनना चाहिए, इस रेटिना पे। लेकिन कहाँ बनना है? या यहाँ बनना है, यहाँ पे पी पे बनना है हमारा। तो पी पे बनना है, दूर जाकर के बनना है। तो जब दूर जाकर के बनना है तो हमारी जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसके कारण हमें क्या? लेंस की ज़रूरत पड़ती है। और हम जब इस पे लेंस लगा देंगे, इस लेंस के माध्यम से कोई प्रकाश जब जाएगा इधर, इस लेंस के माध्यम से लेंस को पार करके जाएगा, रेटिना पर पड़ेगा, तो रेटिना पे लेंस पे पड़ेगा। एक लेंस तो ये कृत्रिम लेंस है जो लेंस चश्मा वाला है, और दूसरा लेंस इसकी आंखों का लेंस है। तो इस लेंस के माध्यम से इसकी आंखों की जो लेंस पे जाएगा, तो वो लेंस पे बराबर जो जितना कम रहता है उसका आंखों की रोशनी, वो ये लेंस, ठीक है, इस लेंस में समाहित होता है। तो ये दोनों लेंस मिल करके जितना हमें ज़रूरत होती है उतनी रोशनी प्रदान कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमारी रेटिना पे ये प्रतिबिंब बराबर बन जाती है। तो मतलब हमें लेंस की ज़रूरत है, और लेंस जब लेंस का माध्यम पड़ता है हमारा, तो लेंस के माध्यम से ये प्रकाश जो जा रही है दोबारा इस आँखों के वाले लेंस पे पड़ेगी, तो वो हमारा रेटिना हमारा सीधा एक इसी रेटिना पे, हमारा जो प्रतिबिंब होगा इसी रेटिना पे बनेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कंफ्यूजन का कोई चांस ना रहे। देखिए कि प्रकाश जा रहा है, क्या? प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश जा रहा है। अगर आप उसको दूर दृष्टि दोष है तो नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि इसका प्रॉब्लम्स है आंखों में। इसका जो कृत्रिम ऊपर वाली की देन, जो भगवान के यहाँ से जो लेंस आया उसका, उस पर क्या है, थोड़ा दिक्कत हो गई है। तो लेंस का पावर कम हो गया, तो क्या हो गया, इस पर जब पड़ेगा तो यहाँ पर
इसका जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना से पीछे बनेगा, और रेटिना से पीछे बनेगा तो इसको स्पष्ट मस्तिष्क तक उतना ध्यान, जो सूचना होती है वो स्पष्ट रूप से उतना क्लियर नहीं पहुंच पाएगी, उतना क्लियर वो विजिबल नहीं कर पाएगा। तो उसी स्थिति में जब हम लेंस लगा देते हैं उस पर एक आगे मानव निर्मित लेंस, और ये कृत्रिम लेंस जो भगवान के ऊपर वाली गॉड ने हमें बनाया है, उसमें जो लेंस दिया है आंखों में, हमारा जो ब्लैक वाला होता है उनमें लेंस होता है, तो वो लेंस वो इसमें तो कम ही है, तो जितना कम होता है उतना लेंस यहाँ पे हम लगा लेते हैं कृत्रिम लेंस। तो जब प्रकाश आएगा तो इस लेंस को होते हुए चीर कर जाएगा, लेंस को पार करके जाएगा, तो हमारी रेटिना इस पे पड़ेगा, तो रेटिना पे जैसे पड़ेगा तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो हमारा इस लेंस पे पड़ेगा तो प्रतिबिंब हमारा इस रेटिना पे बनाएगा, पीछे ना हो करके ये रेटिना पे बनाएगा, क्योंकि हमारा लेंस कुछ अवशोषित कर ले रहा है, उसे रोक रहा है, और रुकते रुकते यहाँ पे जाएगा तो कुछ यहाँ रोक लेगा और रेटिना पर जा करके वो रेटिना पे एकदम क्लियर बनेगा अगर हम एक्यूरेट लेंस का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, हमारा पीछे यहाँ नहीं बनेगा, हमारा रेटिना पे ही बन जाएगा प्रतिबिंब, इसलिए हमें वो चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। तो हमारा ये कारण है जिसके कारण कि इस दोष में दूर की रखी वस्तुएं ठीक से नहीं दिखाई देती, परंतु पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे भाग में बनता है अतः वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सौर कुकर, एक सोलर कुकर नाम सुना होगा, उसका बात है। सौर कुकर का उपयोग करने के कुछ लाभ तथा कुछ हानियां हैं, ठीक है, कुछ हानियां हैं। क्या ऐसे भी क्षेत्र है जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोग है? देखिए सौर कुकर से आप समझ जा रहे हैं कि सूर्य से ये ऑपरेट होता होगा, सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए। और जब सूर्य का प्रकाश चाहिए हमें, तो याद रखिए भैया कि ठंडी नहीं है तो सूर्य का प्रकाश चलेगा, काम चलो, तुम्हारा सौर कुकर काम कर रहा है। लेकिन अगर ठंडी हो गई, बरसात हो गई, तो भैया बद्री के मौसम में तुम्हें सूर्य का प्रकाश मिलेगा, बारिश के मौसम में तुम्हें सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ठीक है। तो उसके लाभ तो कुछ हैं, एडवांटेज है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। और उसके बाद फिर पूछ रहा है मतलब क्या कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ सौर कुकरों की सीमित उपयोग है? हाँ भाई है, जैसे ध्रुवीय एरिया हो वहाँ सौर कुकर का उपयोग सीमित है। सौर कुकर के उपयोग के लाभ क्या है? इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। हाँ भाई सही बात है, एलपीजी चलाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रदूषण उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर। लकड़ी जलाएंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ होगा। इससे बने भोजन में पौष्टिक तत्व की क्षय नहीं होती भाई, क्योंकि देखिए इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं हो रहा, तो इसमें पौष्टिक तत्वों का क्षय नहीं होता। इसका उपयोग सरल है, इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं तथा इसके उपयोग में सौर ऊर्जा के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करनी पड़ती है। ना तुम्हें बिजली भुगतान करना है, ना तुम्हें पैसे देने हैं, कुछ भी नहीं देना है। सन धूप निकला, तुम ले गए, तुम धूप में रख दी और शीशा बंद कर दिए, और वो मतलब एक मिरर होता है, मिरर का रिफ्लेक्ट पड़ रहा है तो उससे बन रहा है खाना। इसके कुछ हानियाँ क्या हैं? सौर कुकर की कुछ हानियाँ, इसमें खाना बनाने में अधिक समय लेता है। भाई देखो धूप तेज होगा, स्लो होगा, ठीक है, उसी हिसाब से लगेगा समय। इसमें रात में या बादल वाले दिन खाना बनाना संभव नहीं होता, रात में नहीं बना सकते, और ना तुम तलने भुनने वाली चीज़ बना सकते हो। इसमें भुनने या तलने वाला भोजन नहीं बनाया जा सकता, वो भी बताएंगे, क्योंकि शीशा बंद कर दिया जाता है। शीशा बंद कर दिया जाता है तो कहाँ से उसमें तलने भुनने वाली चीज़ बनेगी? हाँ कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ सौर कुकरों का सीमित उपयोग है। कौन है? जैसे ध्रुव हो गया, जो पृथ्वी का ध्रुव है, ध्रुव वाली जगहों पे अगर हैं कोई रहता है या फिर कोई जाए वहाँ पे टहलने घूमने के लिए, अगर सौर कुकर ले जाए तो वहाँ बहुत सीमित उपयोग है कि हाँ एक दोपहर का मौसम है, उसी समय तुम्हें थोड़ा बहुत धूप देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं। पहाड़ी क्षेत्र में देखते हो बरसात होती रहती है, ढंग से धूप वूप नहीं निकलता है, तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ध्रुव वाले क्षेत्र पे हो गया, तो वहाँ पे क्या सौर कुकर का सीमित उपयोग है। सौर कुकर का चित्र देख लीजिए, ये सौर कुकर है हमारा। देखिए ये ऊपर वाला जो येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये हल्का ग्रीन है, ये इंसुलेटर है थर्मोकोल का। और इनर मेटल बॉक्स, अंदर का जो ये ब्लैक वाला है, ये इनर मेटल बॉक्स है, ठीक है, पेंट किया हुआ है ब्लैक कलर से। ऊपर क्या है? मिरर है, क्या है, सॉरी ये ग्लास है, ऊपर क्या है? प्लेन ग्लास है ऊपर, और नीचे ऐसे रहता है इसी में आप कुछ भी रख करके आप ऐसे बंद कर दो ढक्कन, और जो भी आपको पकाना है यहाँ पे अंदर रख के ढक्कन बंद कर दो, और मतलब फिर शीशा ऊपर से बंद कर दो।
और यहाँ पे इस पे मिरर लगा हुआ है, इस पे आईना, जो आप आईना देखते हैं। अब वो मिरर सनलाइट के सामने रख दिया जाता है, सूर्य की प्रकाश पड़ती है और कुछ ऐसे कोण बना रहता है कि प्रकाश ऐसे पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट इधर करेगा, इधर करेगा, और इन सब पे करता है। इसके वजह से ये क्या हो जाती है, हीट होती रहती है और वो खाना पकने लगता है। लेकिन इसमें समय लगता है, काफ़ी समय लगता है। अब क्वेश्चंस क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाए। जिनको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती उनको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या है, इस दोष में पास की रखी वस्तुएं तो साफ दिखाई देती परंतु दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब उसमें पीछे बनता था, इसमें क्या बनना है, आगे बनने के कारण अस्पष्ट नहीं दिखाई देता, यानी इस रेटिना से आगे ही बनेगा। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या आपको क्या होगा कि इसमें आपको दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, जबकि आपको नजदीकी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो ये कह रहा है निकट दृष्टि दोष। तो इसमें कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस चाहिए। अवतल लेंस चाहिए जिसके उपयोग से हमारा जो प्रतिबिंब है वो लेंस से आगे ना बन करके, यानी रेटिना के आगे ना बन करके हमारे रेटिना पे बने। देखिए हमारी नॉर्मल आँखें, ये जो हमारी नॉर्मल आँखें हैं ये इस टाइप की हैं, बाहर से प्रकाश आ रहा है, हमें ये दोष है निकट दृष्टि दोष, इस हमारे जो हमारी आंखों का लेंस है उस पर पड़ रहा है। तो अब रेटिना हमारा रेटिना पे ना बन करके ये क्या बनता है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ। जब प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है, ये यहाँ पे देख रहे हो जहाँ मैं गोला कर रहा हूँ, तो प्रतिबिंब यहाँ बनना है। और रेटिना कितना, यहाँ इतना दूर है, तो यहाँ पे ऐसा फैल रहा है इसका, तो मतलब हमारा यहाँ नहीं बन रहा है, हमें आर पे बनना चाहिए प्रतिबिंब हमारा, जो कि नहीं बनना है, जिसकी वजह से हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लगा लेना है अवतल लेंस, हमें लगा लेना है अवतल लेंस, चाहे आँखों में या चाहे चश्मे के रूप में। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक अवतल लेंस लेंगे, लगा लेंगे। अवतल लेंस लगाने के बाद जब प्रकाश आएगी हमारी, तो हमारी इस लेंस से टकरा करके जाएगी इस लेंस पे। अब इस लेंस पे जो हमारी कमी थी ये लेंस पूरा कर दिया, इस लेंस पे जाएगी। अब इस लेंस पे जाने के बाद वो क्या बनाएगी, हमारी जो प्रतिबिंब है डायरेक्ट रेटिना आर पे बना देगी, क्योंकि जो कमी थी ये अवतल लेंस हमारा पूरा कर दिया, जिसके कारण हमें वस्तुएं साफ स्पष्ट दिखाई देंगी और हमें कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस कहाँ गया, ओजोन पारितंत्र को, जो ओजोन होता है पारितंत्र को किस तरह से प्रभावित करते हैं। पारितंत्र वो होता है बच्चे कि बड़े जीव छोटे जीव को खा ले। पारितंत्र जैसे तुम क्या हो, इंसान हो, इंसान किसी ना किसी को तो खाते होंगे, चाहे वो प्लांट पे निर्भर हो चाहे जीव पे निर्भर हो, वो जीव किसी ना किसी को तो खाते होंगे, चाहे वो प्लांट को खाएं वो या फिर किसी अन्य जीव को खाएं। यानी हम प्लांट्स यानी पौधे, कोई प्लांट्स खाता है, खरगोश क्या खाता है, प्लांट्स। और प्लांट्स को कौन खा लेगा, खरगोश खा लेगा, खरगोश। अब खरगोश को कौन खा लेगा, बाघ। अब बाघ मरेगा तो कौन, अब घटक खाएंगे। यानी एक प्लांट्स और है, प्लांट्स को कौन, टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को कौन खा रहा है, मेंढक। मेंढक को कौन खा रहा है, सांप। सांप को कौन खा रहा है, चील। चील को कौन खा रहा है, अब घटक खा रहे हैं। तो ये ऐसे हमारी चलती रहती है कि छोटे को बड़े खा रहे हैं, उनसे बड़े उनको खा रहे हैं। तो उसमें ओजोन का क्या महत्व है, तो उसमें ओजोन का महत्व है, ओजोन की वजह से हमें अल्ट्रा वायलेट किरणें से हमारी रक्षा होती है, जिसके कारण हमें क्या करते हैं कि हमें स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी समस्याएं नहीं होती। चलिए इस पर नज़र डाल लेते हैं हमारी ओजोन पे। तो ओजोन एक गैस है जो कि O3 होता है, O3 से संकेतित किया जाता है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। O3 या पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। एक होता है
क्षोभ मंडल जिसमें आंधी तूफान वर्षा होती है, सबसे पहला नीचे से सबसे पहला मंडल। उसके बाद समताप मंडल होगा जिसमें वायुयान चीज़ें उड़ाई जाती हैं, उसे समताप मंडल कहते हैं, जहाँ का ताप समान होता है और वहीं पे ओजोन परत पाई जाती है। इसे ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने नहीं देती है। इस तरह पृथ्वी के पारितंत्रों के लिए सुरक्षा छतरी का काम करती है। ओजोन हमारा छतरी का काम करती है। अब इसमें कुछ जो ओजोन के फायदे हैं वो देख लेते हैं। फायदे नुकसान सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ओजोन एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। ओजोन हल्के नीले रंग की गैस है। ओजोन का इस्तेमाल औद्योगिक प्रक्रियाओं और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्रमुख गैस है, सबसे खतरनाक उसका दुश्मन CFC ग्रीन गैस है। ग्रीन गैस में सबसे खतरनाक गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि हमारा रेफ्रिजरेटर और AC जैसे चीज़ों से निकलती है। अब प्रभावित करने वाले कौन से पारितंत्र को किस तरह प्रभावित करती है? ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो सभी जीवों को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिसके कारण हमें, ठीक है, मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर संबंधी रोग नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हमें पराबैंगनी किरण अगर हमारे शरीर पर पड़ रही है तो त्वचा कैंसर होंगे और मोतियाबिंद भी होगी, ये सारी गंभीर समस्याएं होंगी, जिससे ओजोन पारितंत्र को नष्ट से बचा लेती है। अगर ओजोन नहीं होगा तो पारितंत्र का नष्ट होना तय है। अब आप देख रहे हैं विश्व ओजोन दिवस क्या हो रहा है। पहले ये देख लिया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हिमकरण का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। और विश्व ओजोन दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों का कार्य वहन, यानी जो परिवहन करने वाला, इसे परिवहन भी कह सकते हो, वहन भी कह सकते हो। इसका कार्य घटक कौन कौन से हैं? जैसे दिल हो गया हमारा, ठीक है, और क्या हो गया? खून हो गया, रक्त, और हमारी नसें हो गई, धमनी, सिराएं, ये सारी चीज़ें, और लसिकाएं, लसिका वाहिनियाँ, ये सारी चीज़ों का इनमें जिक्र होगा। तो वाहन तंत्र क्या है? मानव में वाहन तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं। पहला हृदय, रक्त, रक्तवाहिकाएं, धमनियाँ, सिराएं, रक्त केशिकाएं, लसिका वाहिकाएं। एक एक का कार्य देख लेते हैं। हृदय का कार्य क्या है? हृदय रक्त को पंप करने वाला एक अंग है जो पंप करता है 120 के स्पीड से शुद्ध रुधिर पंप करता है। अशुद्ध रुधिर उसके लौटकर 80 के स्पीड से आती है, अगर आपका BP सही है तो। यह रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करता है। दूसरा, रक्त का काम क्या है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो हल्का क्षारीय होता है, चिपचिपा होता है, जो विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों में वितरित करता है। भाई हार्मोन्स का वितरित करना है तो रक्त के माध्यम से, और जो आप खाए पिए हैं, जो प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में, विटामिन, ये सब का परिवहन हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान आपके रक्त में ही मिल करके, ठीक है, आपको परिवहन करते हैं। वो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लंग्स तक लाती है, रक्त ही लेकर आती है। तो रक्त का बहुत काम है। रक्तवाहिकाएं, धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती हैं, जो हमारा शुद्ध रक्त होता है धमनी लेकर ही जाती हैं। और सिराएं रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा कर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हमारा रक्त है वो सिरा लेकर आते हृदय तक लाती है। रक्त केशिकाएं विभिन्न ऊतकों को रक्त वितरित करती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं। वो क्या करती हैं? ऊतकों को क्या करती हैं? रक्त देने का काम करती हैं। जो कि जैसे यहाँ पे एक नस निकली हुई है और साइड में ऊतक है, तो यहाँ से एक बारीक पाइप की तरह निकली हुई है जिसे कैपिलरीज कहते हैं। वो काम ये रक्त, इस नसों से रक्त यहाँ पे ले लेती हैं, और जो हमारे चीज़ें रक्त हैं या फिर रक्त को वितरित करना है इन ऊतक तक, तो वो केशिकाओं का काम है, यानी छोटे छोटे समूहों में बांटा हुआ है, तथा उनसे रक्त को एकत्रित करती हैं। पहले देंगी रक्त जो शुद्ध रुधिर होगा, फिर अशुद्ध रुधिर उनसे लेंगी, फिर वो नसों में भेज देंगी, यानी सिराओं में भेज देंगी। सिरा फिर लेकर जाएगी, हृदय तक लेकर जाएगी। अब आता है लसिका जो हमारा होता है, लसिका दूसरा तरल संयोजी ऊतक है जो अंतरकोशिकीय स्थानों में पाया जाता है। अंतरकोशिकीय, ठीक है, स्थान में पाया जाएगा, और अनेक प्रकार के संक्रमण से शरीर को बचाता है, यानी हमें डिसीज से हमारी रक्षा करता है, यानी रोगों से रक्षा करता है जिससे हम संक्रमित ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व भी बताइए। किण्वन क्या होता है? फर्मेंटेशन हो गया। किण्वन एक प्रकार का अनाक्षी श्वसन है जिनमें सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में विघटित होता है तथा CO2 के साथ मिलकर एथिल अल्कोहल एवं कभी कभी दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि बनाते हैं। महत्व, इस क्रिया का उपयोग अल्कोहलिक पेयजल, बियर, विस्की, वाइन, वोडका ये सारी आदि बनाने में किया जाता है। अनेक महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक्स, एंजाइम हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, सिरका हो गया आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किण्वन द्वारा जंतुओं का खाल से चमड़ा भी तैयार किया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा। चाय और तंबाकू की पत्तियों में जो सुगंध होता है, जो आप सुगंधित समझ के आप खरीदते हैं चाय की पत्तियां, वो भी किण्वन के द्वारा ही तैयार की जाती है। तो अनाक्षी श्वसन में आपको पता है कि जो भोज्य पदार्थ के अणु हैं, भोज्य पदार्थ के अणु C6H12O6, ठीक है, इनका क्या होता है, अगर ये ईस्ट है, ईस्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईस्ट यानी खमीर। तो खमीर में क्या होता है, ये क्या बनाएंगे, दो अणु कार्बन के बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएंगे, प्लस एथिल अल्कोहल लेंगे, एथिल अल्कोहल बनाएंगे, प्लस क्या बनाएंगे, ये 2 ATP बनाएंगे, 2 ATP ऊर्जा, मतलब ये ज़्यादा ऊर्जा नहीं बनाएंगे, 2 ATP यानी लगभग 34 कैलोरी ऊर्जा बनाएंगे, 34 कैलोरी ऊर्जा। तो मतलब ये क्या, लगभग 1 ATP में लगभग 17-17.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो लगभग ये 34 कैलोरी ऊर्जा बनाएंगे। तो और कार्बन के दो अणु ये क्या करेंगे, निष्कासित, कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासित करेंगे, और एथिल अल्कोहल बना, मुख्य रूप से क्या हमारा एथिल अल्कोहल बना, तो किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा, इस यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के द्वारा। तो ये हमारा अनाक्षी श्वसन होता है। अक्षीय श्वसन में हमारा, जैसे हम लोग लेते हैं वो हमारा अक्षीय श्वसन होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं वो हमारा अक्षीय श्वसन होता है, और ये लोग क्या करते हैं, अनाक्षी श्वसन करते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें छोटा, वो जो हमारा इमेज होता है पीछे से जो साइड मिरर होता है, उनमें जो पीछे वाला इमेज है उसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता है, व्यू हमें अच्छी मिल जाती है, जिसके वजह से हमें देखने में कोई समस्या नहीं होती, हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। वाहन में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि यह सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसे ड्राइवर को अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को देखने में मदद मिलती है, बड़े क्षेत्र को वो छोटे में देख लेता है, उसी छोटे शीशे में वो देख लेगा। इसके फायदे क्या हैं, उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, पीछे चाहे जितनी बड़ी गाड़ी हो उसको छोटा कर देगा थोड़ा। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, देखने वाला एरिया। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, नहीं तो वो उसमें एक मिरर क्या उल्टा ही बनाएगी, तो वो क्या कर देता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना देता है। उत्तल दर्पण चालक को पीछे के यातायात के बड़े क्षेत्र को देखने में मदद करता है, तो पीछे साइड देना है कि नहीं देना, ये सारी चीज़ों चालक को देखने में मदद करता है, इसलिए उत्तल दर्पण को वरीयता दी जाती है। प्रकाश किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश किसे कहते हैं। अब प्रकाश तो सीधा सीधा यही है, देख लो, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कोई ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं जिसका पास प्रकाश नहीं है, मान लीजिए ये क्या, एक टेबल है, एक टेबल रखी हुई है। अब एक टेबल रखी, टेबल के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन हमें वो दिख क्यों रहा है, क्योंकि किसी ना किसी प्रकाश से वो चमक रहा है। अगर रात में है तो वो कोई बल्ब के प्रकाश से वो चमक रहा होगा, दिन में है तो वो सूर्य के प्रकाश से वो चमक रहा होगा, तभी वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, जैसे चंद्रमा हमारी चमकती है सूर्य के प्रकाश से। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, अर्थात जो विकिरण हमारी आंखों को संवर्धित करती हैं प्रकाश कहलाती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य, यहाँ से यहाँ तक अगर आपको लिखना, देखना, याद करना तो यहाँ से यहाँ तक याद, विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आंख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है कि हाँ कुछ है, वो क्या कुछ है, वो मतलब आप सामने देख रहे हैं, ये मोबाइल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी ना किसी प्रकाश से वो चमक रहा है, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो जो दृष्टि है संवेदना उत्पन्न कर रहा है कि हम मोबाइल ही है, क्या आपने मोबाइल हाथ में लिया है, प्रकाश कहलाता है। ये हमारा प्रकाश का क्या होगा, उदाहरण होगा। युग्मनस किसे कहते हैं, नर तथा मादा युग्मकों के मिलने वाली कोशिका को युग्मनस कहते हैं।
नर में शुक्राणु, शुक्राणु और मादा में अंडाणु। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, हमारा युग्मनज बनेगा जाइगोट। चित्र देख लेते हैं। देखिए ये स्पर्म सेल है, ये जो आ रही है ये टेढ़ा टेढ़ा देख रहे हो, ये निषेचित हुआ हो रहा है, यहाँ पे ये निषेचित हुआ स्पर्म सेल, ये वाला सेल निषेचित हुआ। अब निषेचित होने के बाद ये एक दो भागों में विखंडित, यानी मतलब ये अंदर 2 से 4, 4 से 8, 8 ऐसे विभाजन होने लगेगा। तो मतलब ये क्या बन गया, हमारा एक प्रकार का जाइगोट बन गया, यानी निषेचित हुआ अंडा, यानी मेल और फीमेल दोनों का मिला हुआ है। तो उसे क्या बना, हमारा एक निषेचन जाइगोट बन गया, यानी मेल का स्पर्म बन गया, स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों मिल गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक प्रकार का जाइगोट बन गया। अब देख सकते हैं ह्यूमन एग्स, ये जो फीमेल्स का है और क्या मेल्स का, दोनों फर्टिलाइज होने के बाद ये इस प्रकार का प्रक्रिया जो होती है वो हमारी जाइगोट कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। और क्वेश्चन है? नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम चाहे बाद में उसका आंसर देंगे, लेकिन आंसर ज़रूर देंगे। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको PDF चाहिए होगा तो PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स